मदन जी चाहते क्या है नरेश मीणा? उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पहले 8 महीने की सजा काटी, 13 दिन आराम से आज़ादी में घूम रहे थे, अपनी यात्रा निकाल रहे थे, फिर जेल में जा बैठे? मैं पार्टी की गुलामी नहीं करूं और पार्टी की गुलामी से बाहर निकलकर मैं जनता के बीच जाऊं, जनता की आवाज़ बनूं और जनता मुझे जिता के भेजे। जब उनको देखा है, देखिए टिकट की लालसा तो उनको हमेशा से रही है, चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की। ये तो बच्चा बच्चा भी यही कहता है कि नरेश मीणा बहुत बेसब्री से सक्रिय राजनीति में आने को बेताब है। उनकी गुलामी पसंद नहीं करते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी लीडर का। लीडरों ने परिवारवाद चला रखा है, पूंजीपति ढर्रा बना हुआ है राजनीति का। रविंद्र सिंह भाटी की एक आइडियोलॉजी दिखती है कि वो किस ट्रैक पर चलना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं। नरेश मीणा का भविष्य गर्भ में है, किस आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो चाहते क्या है। भजन लाल को तो सिर्फ प्लेनों में घूमना है, हायर कर लेते हैं कार रेंटलों से 50-50 स्कॉर्पियो हायर कर ली, बड़ी गाड़ी हायर कर ली, प्रोग्राम में जाते हैं, 10-5 बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स साथ में रख लेते हैं एस्कॉर्ट के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि नरेश मीणा का जनसमर्थन टेम्परेरी है, जब जब वो कुछ करते हैं तब तब लोग उनके साथ आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेश भाई साहब प्ली तो करीबन दुनिया भर के लोगों ने फाइनेंस किया। तो शांति से काम क्यों नहीं लेते, संयम क्यों नहीं रखते? उग्र हो जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग उन्हें ड्रामेबाज नेता कहने लगे हैं। नहीं, उनके दुख है राजनीति में जिंदा रहना। आज के समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई एक भी नेता दिखा दो मुझे, बिना पद के बिना ओहदे के 25 साल जनता के ऊपर राज कर रहा है, तो कोई भी वहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं पहुँचा। तो पीछे से आता है, अचानक से उनको गिरफ्तार कर लेता है, तो बड़ा निंदनीय है। लेकिन उन्होंने भी तो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, सिक्योरिटी गार्ड के साथ धक्का मुक्की की, एम्बुलेंस की आवाजाही वहाँ पर रुक गई, इमरजेंसी सेवाएं रुक गई, इस तरीके के आरोप लगे। आपने अगर वीडियो देखी हो तो नरेश भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मांग हमारी रख रहे हैं। अगर नरेश भाई साहब लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल जी के साथ नहीं लगते तो पूरा तन मन धन से देते हैं। कहने में तन मन धन और देने में नेताओं में फ़र्क होता है, नेताओं की कथनी और करनी में फ़र्क होता है, लेकिन प्रहलाद गुंजल साहब की कथनी करने में फ़र्क नहीं है। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर इस पूरे एपिसोड में 8-10 महीने के एपिसोड में पार्टी लाइन से हटकर नरेश भाई साहब के लिए बहुत मदद करी। बल्कि उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा मुझसे रिहा होने के बाद मिला ही नहीं, जेल से छूटा, सिर्फ फ़ोन पे बात करी कि मैं छूट गया हूँ। वो मुझसे मिलता तो मैं उन्हें कुछ सलाह मशविरा देता जो उनके हित में होता, मगर उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। देखो, बहुत अल्प समय था जेल से निकलने के बाद। वो तो खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं गुजरों के खिलाफ। नरेश मीणा इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने गुजरों के खिलाफ। नहीं, वो सही दिया, तो क्या गलत दिया उसमें? जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव प्रहलाद गुंजल को हराया, अगर वो लोग प्रहलाद गुंजल जी के साथ लगते इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो आज प्रहलाद गुंजल जी हाउस में, दिल्ली में, पूरे देश में गुजरों की आवाज़ बुलंद करते, गुजर समाज की आवाज़ बुलंद करते, सर्व समाज की आवाज़ बुलंद करते, और एक किसान का लड़ाका देश की संसद में पहुंचता। जिस तरीके से वहाँ पुलिस का जाब्ता था और जिस तरीके से जो तांडव हुआ, माता बहनें अपने घरों को छोड़कर खेतों में चले गई, बच्चों को छोड़ के खेतों में चले गई, चारा जला दिया, जानवर मवेशी जल गए, बड़े बड़े मंत्री विधायक बने, सब राजस्थान यूनिवर्सिटी से बने या छात्र संघ राजनीति से बने, तो छात्र संघ को तो चुनाव को कराना चाहिए सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान के एक युवा जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा विवादों से घिर गए हैं, और वो विवादों में ऐसा घिरे हैं कि वो अब जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनके समर्थक इसे उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश बताते हैं, तो दूसरी ओर कोर्ट उन्हें आदतन अपराधी का करार दे देता है। यहाँ पर बात हो रही है नरेश मीणा की, जो इन दिनों झालावाड़ जेल में बंद है और इससे पहले थप्पड़ कांड में 8 महीने की सजा वो काट चुके हैं। आखिर नरेश मीणा चाहते क्यों हैं? क्यों बार बार वो इस तरीके की हरकत या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि उन्हें जेल में जाना पड़ रहा है, या वाकई में कोई बड़ी साजिश उनके खिलाफ हो रही है? कभी उनके बयान तो कभी उनकी हरकतें एक संशय, एक अनसुलझी गुत्थी बन गया है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नरेश मीणा के राइट हैंड कहे जाने वाले मदन मोहन राजौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश मीणा इन्हें काफ़ी मानते हैं, ये उन्हें काफ़ी मानते हैं, सगे भाई से ज़्यादा अपना रिश्ता ये लोग कहते हैं। मदन मोहन जी, पहले तो रिश्ते पर ही बात कर लेते हैं, क्या रिश्ता है नरेश मीणा से? देखो, मैं उनका छोटा भाई हूँ और छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, और सभी जितने भी कार्य करते हैं सबसे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। और हमने उन्हें, जब भी उन्होंने जिस तरीके से हमें आदेश दिया है, तो हमने छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, जिस तरीके से जितनी हमारी कैपेसिटी एबिलिटी है उस हिसाब से हमने तन मन धन से उनका साथ किया है।
मदन जी चाहते क्या है नरेश मीणा, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पहले 8 महीने की सजा काटी, 13 दिन आराम से आज़ादी में घूम रहे थे, अपनी यात्रा निकाल रहे थे, फिर जेल में जा बैठे? देखो, मैं जितना उनके साथ रहा हूँ तो मैंने तो ये फील किया है उनका सांसद या विधायक या किसी मंत्री की कोई लालसा नहीं है। उनका शुरू से एक विजन रहा है कि मैं गरीब शोषित वंचित के लिए, चाहे वो हाड़ौती में हो, चाहे वो करौली में हो, चाहे भरतपुर में हो, कहाँ भी कोई दवा कुचला शोषित वंचित अंतिम पंक्ति का, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं उनकी आवाज़ बनूँ। मैं पार्टी की गुलामी नहीं करूँ और पार्टी की गुलामी से बाहर निकलकर मैं जनता के बीच जाऊँ, जनता की आवाज़ बनूँ और जनता मुझे जिता के भेजे। ये उनका प्रण है। लेकिन मदन जी जब जब उनको देखा है, देखिए टिकट की लालसा तो उनको हमेशा से रही है, चुनाव लड़ने की, राजनीति करने की। ये तो बच्चा बच्चा भी यही कहता है कि नरेश मीणा बहुत बेसब्री से सक्रिय राजनीति में आने को बेताब है। बिल्कुल। जनता जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनसे कहती है कि आप पार्टी चुनो, तैयारी करो, दावेदारी करो और हमारी आवाज़ इससे भी ज़्यादा बुलंद कर सकें, हाउस में पहुँचो, विधानसभा में पहुँचो। तो जनता, लेकिन अभी जो राजस्थान की राजनीति, देश की राजनीति में हो रहा है, राजनीति कॉर्पोरेट के इर्द गिर्द घूम रही है। आप पार्टियों को, जिसके पास जनता है, आज के समय चाहे बेनीवाल साहब हो, चाहे कोई बड़े लीडर हो जिनके पास जनता है, ऐसे लीडर को पार्टी टिकट देना पसंद नहीं करती। जो आपने भाटी देखा होगा, रविंद्र भाटी, जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और उन्होंने, उनका राजनीतिक उदय हुआ, वो भी इंडिपेंडेंट हुआ छात्र संघ चुनाव से। जब सांसद का उनको टिकट देने, जैसे विधानसभा का टिकट देने की बात आई, पहले पार्टी जोन कराई, उनको टिकट नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, वो चुनाव लड़े, लेकिन जब सांसद में आपने देखा होगा किस तरीके दोनों पार्टियां मिल चुकी थी उनको हराने के लिए। तो यही सीन नरेश मीणा के साथ हो रहा है। नरेश मीणा जो इर्द गिर्द इस राजनीति को चलाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनकी गुलामी पसंद नहीं करते हो। वो चाहते हैं कि मैं जनता की आवाज़ बनूं। जो परिवारवाद इन्होंने चला रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी लीडर का, लीडरों ने परिवारवाद चला रखा है, पूंजीपति ढर्रा बना हुआ है राजनीति का। तो वो उन्होंने, देखो आप, सबसे पहले उनकी विधानसभा अटरू है जो एससी रिजर्व है, वहाँ वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने विधानसभा चुनाव से एन वक्त पर छबड़ा जाकर चुनाव लड़ा। राजस्थान का अगर कोई एक भी युवा नेता अगर इस तरीके से दूसरी विधानसभा चुने और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और फर्स्ट बार में 45,000 वोट लाए, अगर मुझे तो दिख नहीं रहा। उसके बाद उपचुनाव हुआ देवली उनियारा में, वहाँ भी पार्टी ने भरोसा दिया, भरोसे पे पार्टी कायम नहीं रही। पार्टी ने जोन कराया, जोन कराने के बाद ही जो आपने देखा टिकट किसी और को दिया, फिर वो लड़े और त्रिकोणीय संघर्ष में 60,000 वोट लाए। मैं मानता हूँ कि अब जब आवाज़ें हमेशा, मतलब वोट का मार्जिन हमेशा बढ़ रहा है, तो जनता उनको प्यार कर रही है। और अगर वहाँ भी दोनों पार्टियाँ नहीं मिलके, कांग्रेस बीजेपी मिलके चुनाव लड़ी, देवली उनियारा हो चाहे छबड़ा हो, दोनों मिलके लड़ी, अगर मिलके नहीं लड़ती तो नरेश मीणा विधानसभा में जनता की आवाज़ बनते हैं। चलिए मदन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जन समर्थन उनके पास है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आगे झालावाड़ के विषय पर भी बात करेंगे। आपने रविंद्र सिंह भाटी से कंपैरिजन किया है या हनुमान बेनीवाल की आपने बात करी। आप कह रहे हैं कि जो जन समर्थन वाले नेता होते हैं उनको पार्टीज अपने उसमें लेना नहीं चाहती है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की एक आइडियोलॉजी दिखती है कि वो किस ट्रैक पर चलना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं। नरेश मीणा का भविष्य गर्भ में है, किस आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, करना क्या चाहती है, जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो चाहते क्या है। जनता बिल्कुल समझ पा रही है, लेकिन नेता चला के जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे जेल से बाहर आए, खाटू श्याम जी के दरबार गए और उन्होंने ऐलान किया कि मैं राजस्थान में जनक्रांति यात्रा निकालूंगा। और कामखेड़ा बालाजी झालावाड़ में जो हाड़ौती का लास्ट पॉइंट है, वहाँ से जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा दुष्यंत 6 बार का सांसद है, वहाँ से उन्होंने कामखेड़ा बालाजी चालू करी। उस यात्रा को वहाँ से चालू करने के पीछे काफ़ी उद्देश्य थे कि हाड़ौती हमेशा, आपने देखा होगा हाड़ौती की राजनीति, मैं मानता हूँ आज मुख्यमंत्री वहीं से चल रहा है। इनडायरेक्टली अगर माने तो शायद राजस्थान हाड़ौती से चल रहा है, तो उन्होंने हाड़ौती को चुना। आप ये स्टेटमेंट मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं। आप क्या समझते हो कि सीएम भरतपुर से हैं? मैं तो नहीं मानता। वो हो सकते हैं जनता के सामने ऊपर से दिल्ली से चुन के आगे होंगे, लेकिन आज अगर राजस्थान को कोई चला रहा है तो राजस्थान के 2 लीडर चला रहे हैं। ओम बिरला चला रहे हैं और जो पहले की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, ये राजस्थान को चला रही है। भजन लाल को तो सिर्फ प्लेनों में घूमना है, उनका
जो शेड्यूल होता है उसको घुमाते रहते हैं, उनको कहाँ खाना खाना है, किससे मिलना है, क्या जनसुनवाई करनी है, जबकि राजस्थान को पूरा दिल्ली से मैनेज हो रहा है, ओम बिरला चला रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ आपने देखा होगा, 5-6 दिन की मैं उस जनक्रांति यात्रा में साथ था भाई साहब के, और हम जयपुर से गए तो सुबह 7 बजे जयपुर से निकले और 7 बजे के बाद हम करीब 11:30 बजे नरेश भाई साहब के पैतृक गाँव नया गाँव पहुँचे। उस ड्यूरेशन में आप देखोगे तो हर 2 किलोमीटर के अंदर जिस तरीके से जनसैलाब था, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भाई साहब ने जीवन में कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को 1 रुपया डीजल का नहीं दिया, 1 रुपया नाश्ता का नहीं दिया, किसी भी तरीके का। ये मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ, उन्होंने आज तक जीवन में जिस तरीके के पूरी उनका 25 साल का राजनीतिक हो गया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये पैसे लो मेरा वहाँ स्वागत करना है। ये जो आज तरीके की राजनीति चल रही है, जो रील की राजनीति चल रही है, लोग डिफेंडरों में घूमते हैं, हायर कर लेते हैं, कार रेंटलों से 50-50 स्कॉर्पियो हायर कर ली, बड़ी गाड़ी हायर कर ली, प्रोग्राम में जाते हैं, 10-5 बड़े बॉडी बिल्डर्स साथ में रख लेते हैं एस्कॉर्ट के लिए। तो भाई साहब को ये नहीं है, भाई साहब धरातल में बैठ के काम करते हैं। और आपने देखो किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा, और जब गाँव पहुँचे और गाँव से जब वो सुबह कामखेड़ा बालाजी गए तो वहाँ पर आप सोचो अतुल प्रधान जी जो यूपी सरना से चल के, कुछ क्वालिटी होगी भाई साहब के अंदर। अतुल प्रधान जी आए, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी आए, ऐसे तमाम लीडर जो सर्व समाज के लीडर, उन्होंने उस जनक्रांति यात्रा को चालू किया। और 5 दिन आपने देखा होगा किस तरीके से भाई साहब को खुद को ये नहीं पता कि नाश्ता रास्ते में कौन करा रहा है जनता को, खाना कौन खिला रहा है, पानी कौन पिला रहा है। मैंने मेरे जीवन में इतनी आवाभगत, मैंने बहुत शादी के प्रोग्राम अटेंड करें, बहुत अच्छे प्रोग्राम अटेंड करें, लेकिन जिस तरीके से जनक्रांति यात्रा में हम हर 1 किलोमीटर में पानी, नाश्ता, फल फ्रूट, शरबत, जूस, इस तरीके की व्यवस्था की गई, तो ये जनता का प्यार है। लेकिन क्या ये जो जन समर्थन अभी नरेश मीणा के पास है वो परमानेंट है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि नरेश मीणा का जन समर्थन टेम्परेरी है, जब वो कुछ करते हैं तब लोग उनके साथ आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेश भाई साहब जिस दिन भी जेल से बाहर निकलेंगे, ये जनसैलाब ऐसे ही चलेगा। और ये करीबन 2.5 महीने का शेड्यूल था। ये जनक्रांति यात्रा कोटा आती, कोटा से बूंदी, बूंदी से माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, और फिर जयपुर बाईपास होते हुए, रिंग रोड होते हुए टोंकर, देवली, उनियारा, नगर फोर्ट जाती। इस करीबन 40 से 45 विधानसभा इसमें कवर होती। और भाई साहब का ये मानना था, युवाओं की आवाज़ सुनते, बुजुर्गों की आवाज़ सुनते, नौजवानों की, किसानों की आवाज़ सुनते, माता बहनों की आवाज़ सुनते। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में जब राजस्थान में होकर निकली तो करीबन दुनिया भर के लोगों ने फाइनेंस किया, किसने कितना पैसा दिया। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया चंदे का, कांग्रेस पार्टी ने, भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसा दो, लेकिन भाई साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उनसे भी ज़्यादा जनसमूह व्यवस्थित तरीके से जनक्रांति यात्रा, क्योंकि भाई साहब के पास वो तो कोई दिखावा नहीं है, उनके पास ना कोई ऐसा है। उन्होंने तो बस जनता के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि मैं एक जनक्रांति यात्रा निकालूंगा, और एक स्टेटमेंट के बाद पूरे जो हम जैसे साथी हैं, हजारों साथी हमारी टीम है जो काम करती है, तो हम सब लग गए। तो मदन जी एक बात बताइए, जब इतनी उनकी पॉपुलैरिटी आप बता रहे हैं, इतना जन समर्थन बता रहे हैं, तो शांति से काम क्यों नहीं लेते, संयम क्यों नहीं रखते? उग्र हो जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग उन्हें ड्रामेबाज नेता कहने लगे हैं। नहीं, उनके दुख है, उनके अंदर मन में व्यथा है, कुंठा है, क्योंकि उन्होंने जेल में अंदर देखा। वो जेल जाने के बाद नेताओं ने किस तरीके से कभी तो जाट समाज से टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन बेनीवाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि मेरे यहाँ एसडीएम रह के गया है, तो वो काउंटर हुआ। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो समय समय पे कई नेताओं ने उनका यूज किया है। लेकिन जब उनको टिकट का समय आया, इस तरीके से उन नेताओं को, जिन नेताओं की उन्होंने मदद करी, चाहे छात्र जीवन में करी, चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में करी, जब उनको समय आया, जब मदद के लिए मांगने गए नेताओं से टिकट के लिए, तो उनको वहाँ से निराशा हाथ लगी। कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रदेश का नेता हो, चाहे राष्ट्र का नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का पार्टी का हो, जहाँ भी जब उनको मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मदद नहीं करी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेता, मैंने इस 5 दिन की जनक्रांति यात्रा में देखा कि काफ़ी लोग, कोई कॉल पे उनसे बात कर रहा है नरेश भाई साहब से, कोई व्यक्तिगत चुप के मिलने आ रहा है, तो ये डर है, ये बहुत बड़ा डर है। और भाई साहब बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे। ये जनक्रांति यात्रा अगर सफल हुई, उन्होंने एक सत्याग्रह 2017 में सत्याग्रह निकाला था, लेकिन वो सत्याग्रह दौसा में आके रुक गया था, जब भी विवाद स्थिति हो गई थी। एक अच्छा मूवमेंट था। और उसके बाद अब ये जनक्रांति यात्रा, अगर ये जनक्रांति यात्रा सफल होती है तो राजस्थान में आने वाले समय में वो 30 से 35 विधानसभा पे कम से कम, सफल तो तब होगी जब जेल से नहीं, बिल्कुल बाहर आएंगे, ये हमें उम्मीद है। और अगर भाई साहब 8 अगस्त तक
अभी हम 3-4 दिन का और वेट कर रहे हैं। अगर 8 अगस्त तक नहीं आते हैं तो 16 अगस्त को भाई साहब का जन्मदिन है। या तो हम 16 अगस्त को ही विधानसभा घेराव या बड़ा प्रोग्राम राजस्थान की राजधानी में करेंगे, अन्यथा इसी महीने पूरे सर्व समाज के लोग, हमारी जो टीम है, हम सब बैठ के एक बड़ा राजस्थान व्यापी है राजधानी में बड़ा। आप उनके लिए लड़ते जा रहे हैं, समर्थक लड़ भिड़ रहे हैं हर जगह पर, अपार प्यार भी दे रहे हैं, मगर वो जेल से बाहर आते हैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि फिर से जेल में जाना पड़ रहा है। तो लोग उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें एक ड्रामेबाज नेता तक कहने लगे हैं। चाहते क्या है? देखो, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष ही नहीं किया। नरेश भाई साहब उस टाइम के पॉलिटिक्स में आए हैं जब जिस टाइम सोशल मीडिया का यूज नहीं था। और आज जो नेता हैं 2 साल के अंदर बड़े बड़े मीडिया PR टीम हायर कर लेंगे, इस तरीके के हायर कर लेंगे, तो वो ये चाहते हैं कि हम नरेश भाई साहब से कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष, अगर आदमी संघर्ष की आग में तपेगा तो ऑब्वियसली जनता का तो विश्वास पत्र बनेगा ही। नरेश मीणा तो सबसे बिगाड़ कर बैठ गए हैं मदन जी। कांग्रेस से उन्होंने बिगाड़ लिए, बीजेपी से बिगाड़ लिए। जिन जिन नेताओं ने अभी साथ दिया, किरोड़ी लाल मीणा ने साथ दिया, प्रहलाद गुंजल ने साथ दिया, उनके खिलाफ भी उनके अभी किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ उनका बयान आया, जबकि भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए नजर आए कि उन्होंने साथ दिया जेल से बाहर निकालने में। तो इस तरीके से यदि सबसे बिगाड़ते जाएंगे तो कैसे ये संघर्ष पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा? जनता से तो नहीं बिगड़ी अभी, जनता से तो नहीं बिगड़ी, नेताओं से बिगड़ भी जाएगी। तो टिकट तो पहले भी नहीं दे रहे थे, नेता टिकट ही तो नहीं देंगे, पार्टियां टिकट ही तो नहीं देने देंगी, जनता से दूर थोड़ी करेंगी। नेता, नरेश भाई साहब के पास जनता तो है। जिस नेता के पास जनता है उसको नेता की कोई जरूरत नहीं है। जनता ही सबसे बड़ा समर्थन है। आज तक उनको जिंदा रखा है जनता ने, रखा है, और आने वाले समय में जनता रखेगी। क्योंकि निस्वार्थ अगर 25 साल राजनीति में जिंदा रहना, आज के समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई एक भी नेता दिखा दो मुझे बिना पद के, बिना ओहदे के 25 साल जनता के ऊपर राज कर रहा है, तो राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा के अलावा शायद कोई है नहीं है। झालावाड़ केस में क्या हुआ? अगर आप, क्योंकि उनके काफ़ी नज़दीकी, आप इस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। देखो, जिस तरीके से पिपलौदी में घटनाक्रम हुआ स्कूल में, घटनाक्रम कभी भी हो सकता है, कोई सुनियोजित नहीं होता, घटनाक्रम की कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो हुआ बहुत दुखद हुआ स्कूल में। और उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान सरकार एकदम, प्रशासन नींद की सोया हुआ जागा, आदेश निकाले सभी स्कूलों के, जहाँ जहाँ स्कूलों में मरम्मत होनी थी, जिस तरीके से प्लास्टर खराब हो रहा था। और उसके बाद पूरे देश, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और आलोचना हुई सरकार की। शिक्षा मंत्री घिरे इस मामले में, और जब जनता को लगा कि वहाँ कोई न्याय दिलाने वाला बड़ा नेता नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से सांसद हैं दुष्यंत जी, वसुंधरा के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं, बीजेपी के सिंघवी हैं, ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा, इस देश के सबसे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। तो कोई भी वहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं पहुँचा। तो पीड़ितों की गुहार थी कि हमारे बीच नरेश मीणा आए। लगातार उनके पास कॉल आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। और मैं तो उनका बहुत बड़प्पन मानता हूँ कि इस तरीके का प्रोग्राम जो चल रहा था, जो पहले से सुनियोजित था, पूरा फिक्स था, एक एक मिनट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और उस प्रोग्राम को बीच में छोड़कर, जन क्रांति यात्रा को छोड़कर उन्होंने वहाँ जाना जनता के, पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए। तो उनको टोल पर रोका गया। तो टोल पे बिल्कुल, आपने अगर वीडियो देखी होगी उनके पेज पर लाइव है, तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, भाई क्या दिक्कत है, कि वहाँ स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ लेते हैं हम टोल पे। बिल्कुल भाई साहब टोल पे बैठे रहे 2-3 घंटा तक। जब पुलिस वालों ने ये कहा कि अब आप जा सकते हो मिलने के लिए, तो गए वहाँ पे। जब जनता के पीछे बैठे तो वहाँ लोग, उनके पीड़ित परिजन उनसे मिले, तो उनके बीच बैठ गए वहाँ पे जाके, और उन्होंने कहा कि भाई जनता की ये मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक छात्र हैं उनके परिजनों को दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और हताहत जो बच्चे हुए उनको 50-50 लाख रुपए दिए जाएँ। और दोषी सिस्टम है, क्योंकि आज घटना शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम जिस देश में जी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और एक नई दिल्ली से नई क्रांति निकली शिक्षा के लिए, जो सरकारी अस्पतालों को उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया और प्रेरित किया अच्छे बड़े पूंजीपति के लड़कों को कि सरकारी अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में आए और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। तो इस देश की जब सबसे बड़ी समस्या, बच्चे स्कूल में कहाँ से जाएंगे जब बिल्डिंग झरझर बैठने की व्यवस्था ही नहीं है,
तो उन्होंने वो मांग करी दोषी सिस्टम पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बैठ गए परिजनों को लेकर। लेकिन आपने देखा कि जब जिस तरीके से पूरा प्रशासन प्लानिंग था उस वीडियो के अंदर, आप देखोगे अच्छे से, तो पीछे से आता है और अचानक से उनको गिरफ्तार कर लेता है, तो बड़ा निंदनीय है। लेकिन उन्होंने भी तो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, सिक्योरिटी गार्ड के साथ धक्का मुक्की की, एम्बुलेंस की आवाजाही वहां पर रुक गई, इमरजेंसी सेवाएं रुक गई, इस तरीके के आरोप लगे उनके ऊपर। आपने अगर वीडियो देखी हो तो नरेश भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मांग हमारी रख रहे हैं, और अगर आपको इस जगह से कोई परेशानी है तो हम बिल्कुल इमरजेंसी के बगल में बैठ जाते हैं। उनकी वीडियो में स्पष्ट आ रहा है, उनके पेज से जो वीडियो डली हुई है वो हॉस्पिटल अधीक्षक से बात कर रहे हैं, और वो संबंधित एसडीएम था, पता नहीं कौन था, उससे बात कर रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, और एम्बुलेंस को वो ये भी बोल रहे हैं किसी भी रोका नहीं जाए, बिल्कुल रास्ता चालू किया जाए। अगर हमसे भी कोई दिक्कत हो रही है मेरे यहाँ बैठने से तो हम साइड में बैठ लेते हैं, लेकिन हमारी मांग को लेकर हम बैठे रहेंगे। और सरकार ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, ये कह रहे हैं बड़ी साजिश हुई है झालावाड़ में नरेश मीणा के खिलाफ। मैं तो साजिश ही मानता हूँ। अगर इतनी छोटी बात पे न्याय मांगने वालों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी सिस्टम पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने भी तो कह दिया मदन जी की आदतन अपराधी है नरेश मीणा। कोर्ट भी कहीं ना कहीं आजकल फेयर सिस्टम में नहीं बचा है। चाहते हैं वो उनके मसूबे करना चाहते हैं इस तरीके का आर्गूमेंट में लाइन लिखवा के, फैसले में लाइन लिखवा के, लेकिन इन सब चीज़ों से आदत न अपराधी थोड़ी बन जाएगा। जो भी मुकदमे उनके, कोई लूट के, कोई चोरी के, इस तरीके अपहरण के तो मुकदमे है नहीं है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, कोई सड़क पे प्रदर्शन किया, कहीं रास्ते रोके या जनता के लिए लाठियाँ खाई, तो इस तरीके के मुकदमे, अगर एक भी मुकदमा इस तरीके का हो तो जनता से हटके हो तो आतन अपराधी कह सकते हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि निर्मल चौधरी भी तो चुपचाप वहां से निकल गए आराम से, लोगों से मिलके काम करके, तो नरेश मीणा को इस तरीके का कदम उठाने की कहाँ जरूरत है? नहीं, अगर आप किसी के लिए न्याय दिलाने जा रहे हो, लायबल हो भाई, आपको उद्देश्य ठीक है, आपको राजनीति नहीं करनी है, तो फ़ायदा नुकसान क्या होगा, जैसे नरेश भाई साहब ने ये नहीं सोचा। अगर वो सोचते तो उनका काम तो वहीं ख़त्म हो गया था, टोल पे रोक दिया था। अगर उनको जिस तरीके से राजनीति आज के समय में चल रही है, तो नेताओं का तो सौभाग्य होता है कि उनको टोल पे या कहीं ऐसी जगह रोक दो तो उनका काम हो जाता है, उनकी हाजिरी लग जाती है। लेकिन नरेश भाई साहब को हाजिरी थोड़ी लगानी थी, उनको जाके उनके लिए मजबूती से उनके साथ खड़ा होकर उनके दुख को बांटना, उनकी मांगों को रखना। जिस तरीके से इस देश में प्लेन हादसा हुआ तो वहाँ भी तो 1-1 करोड़ रुपए दिया। अच्छा, साजिश तो आप सब लोग बात कर रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ साजिश हो रही। इस साजिशों के पीछे है कौन, किसे जिम्मेदार मानते हैं? अभी तो मैं हाड़ौती के लीडर को मानता हूँ इस घटनाक्रम में, तो क्योंकि हाड़ौती के वहीं से ही पूरा के कई दिग्गज लीडर हैं जो इस टाइम, चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे उनका बेटा हो, और एक ऐसे नेता हैं वहाँ दोनों पार्टी को जेब में रहते हैं जो प्रमोद जैन भाया हैं, वो कांग्रेस में भी अपना वो रखते हैं, बीजेपी में वो रखते हैं। तो ऐसे तमाम इस टाइम उन सबसे नेता, नरेश भाई साहब की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, उन सबसे और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई है। और मुझे पता है अगर ये ऐसे चलती रही उनकी लड़ाई तो 2028-29 के चुनाव होंगे। एक दिग्गज नेता तो प्रहलाद गुंजल भी है, आपने तमाम नेताओं के नाम लिए, गुंजल साहब भी वहीं से आते हैं। अगर नरेश भाई साहब लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल जी के साथ नहीं लगते, 14, 19 और 24 का चुनाव आप देखोगे कोटा लोकसभा का, तो मार्जिन 4 लाख के आसपास का है जीत हार का। एक तरफा ओम बिरला जी जीतते थे। इस बार 24 में प्रहलाद गुंजल जी उनके सामने लड़े चुनाव, कांग्रेस में आए, पहले वो बीजेपी में थे। और भाई साहब ने, प्रहलाद गुंजल शुरू से किसान के बेटे हैं और हमेशा किसानों के लिए मजबूत लड़ते हैं, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके दरवाजे पे मैं कई बार गया हूँ, इतना तो उनके भीड़ मंत्री के जगह भी नहीं हो, मंत्री के दरवाजे पे भी नहीं मिलती सत्ता में रहने वाले के, जहाँ उनका आज वो किसी पद पे नहीं है लेकिन उनके दरवाजे पे इतनी भीड़ रहती है। तो भाई साहब ने निसंकोच होके, पार्टी के प्रति लॉयल होके, भाई साहब कांग्रेस में थे उस टाइम, लॉयल होके उनके साथ काम किया। और मैं इसका खुद साक्षी हूँ। 5 दिन भाई साहब, हम 14-15 दिन उस पूरे घटनाक्रम में रहे। 3 से 4 दिन भाई साहब मेरे मकान पे रहे कोटा में, वहाँ से चुनाव के लिए जाते थे और 3-3 बजे रात को, 3:30 बजे हम चुनाव कैंपेन से आते थे। और इतना उन्होंने अपना चुनाव, खुद का चुनाव बनाया उस कोटा बूंदी लोकसभा का। और जो गुर्जर महिलाओं के बीच जो इन्होंने जहर कर रखा था, जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति कर रखी थी, और भाई साहब ने गांव-गांव गए, समझाया लोगों को कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाओ,
आप ये देखो कि आपके लड़ने वाला कौन है। जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा 40,000 वोट से वो जीत हुई, और वही 40,000 की जीत आज तक नरेश भाई साहब को कहीं ना कहीं दुख दे रही है। मदन जी, ये अभी हाल ही में एक इंटरव्यू गुंजल साहब का हुआ है एक न्यूज़ चैनल के साथ, तब उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रतिष्ठापूर्ण जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो नरेश मीणा ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया। मगर क्या अब प्रहलाद गुंजल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रहलाद गुंजल जी भावनात्मक नेता हैं, राजनीतिक नेता मैं नहीं मानता उनको। बहुत इमोशनल हैं, और जब किसी के साथ देते हैं तो पूरा तन मन धन से देते हैं। कहने में तन मन धन और देने में नेताओं में फ़र्क होता है, नेताओं की कथनी और करनी में फ़र्क होता है, लेकिन प्रहलाद गुंजल साहब की कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर इस पूरे एपिसोड में 8-10 महीने के एपिसोड में पार्टी लाइन से हटकर नरेश भाई साहब के लिए बहुत मदद करी। एक बिरला ही नेता होगा इस कांग्रेस पार्टी में जिसने पार्टी प्रोटोकॉल को तोड़कर भी कई जगह नरेश भाई साहब के लिए स्टेटमेंट दिया। 12 में जिस दिन संविधान बचाओ रैली थी, डोटासरा जी गए थे, उस दिन हमारा भी प्रोग्राम 12 के कलेक्ट्रेट पे था। उनके प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में 1 किलोमीटर का फ़र्क था, लेकिन उस मंच पर, बड़े मंच पर भी उन्होंने नरेश मीणा की जिक्र किया। तो उन्होंने जिस तरीके से, उनको पता था कि हाड़ौती में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के नेता सब बिक चुके थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 8-9 विधानसभाएं आती हैं उनके नेता बिक चुके थे। एक नरेश मीणा ही था जो पूरे लोकसभा चुनाव में निस्वार्थ काम किया। तो गुंजल जी ने वो सब चीज़ों का समय आने पर साथ दिया है, और यही नहीं, आने वाले समय में भी गुंजल जी। अब झालावाड़ घटनाक्रम के बाद में गुंजल साहब नजर नहीं आ रहे हैं, ना वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा मुझसे रिहा होने के बाद मिला ही नहीं, जेल से छूटा, सिर्फ फ़ोन पे बात करी कि मैं छूट गया हूँ। वो मुझसे मिलता तो मैं उन्हें कुछ सलाह मशविरा देता जो उनके हित में होता, मगर उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। देखो, बहुत अल्प समय था जेल से निकलने के बाद। समरावता गए हम उस दिन, उसके बाद जयपुर आ गए। मीडिया वाले 2 दिन तक मीडिया वालों से मिले। सबसे जिन जिन लोगों ने उनकी मदद करी, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने बिल्कुल नाम लेके सबको बताया। और उन्होंने सबसे पहले जेल से निकलने के बाद प्रहलाद गुंजल साहब को कॉल किया। पहला कॉल उनको गुंजल साहब का था, और जिन जिन लोगों ने मदद करी उनको सबसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। व्यक्तिगत वो किसी भी नेता से, ना गुंजल साहब से मिल पाए थे, ना इंदिरा मीणा जी से, ना जो भी जिन्होंने मदद करी उनसे नहीं मिल पाए थे। उन्होंने तुरंत ही एक डिसीजन लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं जन क्रांति यात्रा कर रहा हूँ, और जन क्रांति यात्रा में वो बिजी हो गए। तो मिलने का तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे कोई गिले शिकवे नहीं है। गुर्जर समाज पूरी तरीके से साथ है, और ये जो एकता, जो नेता ये नहीं चाहते कि गुर्जर मीणा एक जगह बैठे हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियाँ, समय हो चुका है कि गुर्जर मीणाओं को दूर करना बहुत बड़ी बात है। अब लेकिन बहुत जुड़ाव हो चुका है। वो तो खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं गुर्जरों के खिलाफ। नरेश मीणा इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने गुर्जरों के खिलाफ। नहीं, वो सही दिया, तो क्या गलत दिया उसमें? जिस तरीके की शब्द शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो सही है। नहीं, जो स्टेटमेंट दिया उसको आप अगर जिस तरीके से फेस करना चाहोगे, अगर उसका पॉजिटिव वे समझोगे, तो उन गुर्जरों को उन्होंने चेहरा दिखाया जिन गुर्जरों ने विश्वासघात किया, और वही लोग जिन्होंने कोटा में प्रदर्शन किया, किसी के कहने पे, बड़े नेता के कहने पर वो प्रदर्शन किया, पैसे दिए गए, भीड़ इकट्ठा की गई। और मुझे तो जब मैंने बाद में पता किया तो ये पता किया कि उसमें तो 50% ही गुर्जर समाज के लोग थे, कि और समाज के लोगों को पैसा दे के हायर किया गया और इस तरीके का प्रदर्शन किया गया। तो ये उन लोगों को चेहरा बेनकाब किया था नरेश भाई साहब ने, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव प्रहलाद गुंजल को हराया। अगर वो लोग प्रहलाद गुंजल जी के साथ लगते इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो आज प्रहलाद गुंजल जी हाउस में, दिल्ली में, पूरे देश में गुर्जरों की आवाज़ बुलंद करते, गुर्जर समाज की आवाज़ बुलंद करते, सर्व समाज की आवाज़ बुलंद करते, और एक किसान का लड़ाका देश की संसद में पहुंचता। क्योंकि उनका दुख है, जिस तरीके से उसने मेहनत करी। तो कुछ गुर्जर समाज के नेता, कार्यकर्ता तो बिक ही चुके थे, लेकिन गुर्जर समाज के नेता भी पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी बिक चुके थे। अब आप समझ जाओ कि उस लोकसभा में कौन आते हैं।
अच्छा मदन जी, किरोड़ी लाल मीणा जी को लेकर के बात करना चाहूंगी। किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कई तरीके के बयान जेल से रिहा होने के बाद में नरेश मीणा ने दिए, मगर किरोड़ी लाल मीणा ही एक ऐसे नेता थे, जब समरावता में कांड हुआ तब सबसे पहले वो समरावता पहुंचे थे। उनका ये भी कहना है कि मैंने नरेश को कहा था कि सरेंडर मत करना, फिर वो जेल में भी मिलने पहुंचे थे, मगर उसके बावजूद भी नरेश मीणा लगातार किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, बिगाड़ क्यों रहे हैं? नहीं, आदरणीय डॉक्टर साहब, हम सबके सम्मानीय हैं, योद्धा हैं वो, और समाज के नहीं सर्व समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं। कोई बात अगर 19 भी, कभी क्या होता है राजनीति में, आदमी क्या होता है जब जेल के अंदर होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि इसने मेरी मदद नहीं करी, और कभी कभी ऐसा फील होता है दुश्मन ने मेरी मदद करी है, क्योंकि उनको बाहर की चीज़ों का पता नहीं होता। डॉक्टर साहब का जो एपिसोड था उसके बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने रात को डीजी को फ़ोन किया, और डीजी को फ़ोन करने के बाद पूरी फोर्स वहाँ से बैक हुई। अगर उस समय वहाँ से फोर्स नहीं हटे तो शायद जनहानि होने की पूरी संभावनाएं थी। लोगों में जो भय की स्थिति थी उस रात, जिस तरीके से वहाँ पुलिस का जाब्ता था और जिस तरीके से जो तांडव हुआ, माता बहनें अपने घरों को छोड़कर खेतों में चले गई, बच्चों को छोड़ के खेतों में चले गई, चारा जला दिया, जानवर मवेशी जल गए। डॉक्टर साहब ने उस टाइम मदद करी, डीजी को फ़ोन किया, और कई देखो मदद करना इस तरीके इतने बड़े एपिसोड में बहुत जगह इनडायरेक्टली कर देता है आदमी, वो दिखती नहीं है वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उनका हमारे ऊपर ऋण है। और समाज के नाते विपक्ष में रहने के बाद भी, सरकार में सत्ता में रहने के बाद भी एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि वो जेल में नहीं जा सकता, पर फिर भी हो गए। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा। आपको पता है मंत्री जेल में नहीं जा सकता है, मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वो जेल में मिलने गए। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। पर ये सब ऐसा नरेश मीणा क्यों नहीं मान रहे? मीणा समाज के एक किरोड़ी लाल मीणा ही तो एक ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने जिनकी सब तारीफ करते हैं, शायद संघर्षशील नेता कहते हैं। नरेश मीणा ही वो युवा है जो कभी उन्हें सियासी गुरु कहता था अपना, मगर अब उनसे एकदम खफा से हो गए। नहीं, खफा नहीं है, वो तो मीडिया वाले कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी तो उनका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। खफा नहीं है वो। भाई साहब ने ये जरूर कहा था कि भाई मेरी मदद करी होगी, हो सकता है मुझे लगा नहीं, दिखी नहीं मुझे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखी नहीं होंगी, तो ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसा कोई गिले शिकवे नहीं है। और डॉक्टर साहब तो सम्मानीय, हमेशा सम्मानीय रहेंगे। राजनीति में उनकी पार्टी अलग हो सकती है, भाई साहब तो इस टाइम निर्दलीय हैं, भाई साहब की कोई पार्टी भी नहीं है। और सत्ता में रहने के बाद काफ़ी हाथ बंधे होते हैं नेताओं के, स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, जा भी नहीं सकते। विपक्ष के नेता ही, आज आप देख लो, विपक्ष के नेता ही अगर जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम जैसे युवा साथी जो सड़कों पे घूमते हैं, सड़कों पे जनता की आवाज़ बनते हैं, आंदोलन कहीं भी कोई घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो कांग्रेस तो विपक्ष में है ही नहीं है। तो अब तो राजनीति का डर ही पता नहीं कैसा हो गया है। विपक्ष कांग्रेस तो पता नहीं सीएम की लड़ाई में फंसी हुई है। वो तो यही देख रही है कि सरकार तो हमारी बनी रही है 28 में, हम तो ये फिक्स कर रहे हैं वो तो कि 20 टिकट में ऐसे दूंगा तो मैं डोटासरा बन जाऊंगा, 15 टिकट में जूली को दूंगा तो जूली बन जाएगा। सचिन पायलट ये सोच रहा है कि मैं बन जाऊंगा, गहलोत तो बन के ही बैठे हैं पहले से कि मैं ही बनूंगा चौथी बार सीएम। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को मजबूत विपक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस तो पूरी तरीके से साइलेंट है। आज भी देखा होगा वहाँ पे शहीद स्मारक पे अनिशाही का प्रदर्शन था, छात्र संघ चुनाव को लेकर 1000-1200 लोग थे अमूमन। और अगर राजस्थान स्तर का प्रोग्राम था तो अनिशाही कितनी कमज़ोर हो चुकी है क्या। तो वहाँ पे रील वाले नेता निर्मल चौधरी को भी मैं देख रहा था, विनोद जाखड़ है, कई नेता हैं कांग्रेस के जो युवा नेता हैं सब वहीं थे, लेकिन 200 मीटर जाके बैरिकेडों के आसपास ही उनको आगे नहीं जाने दिया। तो इतना तो हम ही कर देते हैं, बैरिकेड तो हम ही हटा देते हैं। वो बार बार वो बोल रहे हैं कि बैरिकेड हटाओ, बैरिकेड तोड़ो, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो बड़ा जनमानस है पूरे तो कुछ छात्र राजनीति से युवा निकलते हैं, उनको अपनी जो भी कैपेसिटी वो दिखा पाते हैं छात्र संघ चुनाव से, फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं। जो भी बड़े बड़े मंत्री विधायक बने सब राजस्थान यूनिवर्सिटी से बने या छात्र संघ राजनीति से बने, तो छात्र संघ को चुनाव को कराना चाहिए सरकार को।
अच्छा मदन जी, नरेश मीणा मामले में आप हनुमान बेनीवाल से मिलने गए थे, दिल्ली गए थे, साथ है हनुमान बेनीवाल? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल का साथ है, हमेशा सानिध्य रहा है। और उन्होंने तो कहा भी अभी, किसी मीडिया को मैं देख रहा था, वो पूछ रहे थे कि नरेश मीणा को लेकर आप आपके साथ हैं, दूर हैं आपसे? तो उन्होंने कहा वो तो मेरे साथ ही हैं। तो हनुमान बेनीवाल तो देखो, उन्होंने किसान कौम के हैं, वो लड़ाके हैं वो। और इस राजस्थान में मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। उसके पीछे कई कारण हैं। जो जिन जिन नेताओं को वो टारगेट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि चाहे वो हरीश चौधरी हो, चाहे दिव्या हो, चाहे जो भी है लीडर, कि इनमें से कमल का फूल और हाथ का पंजा हटा दो। इन नेताओं में से कमल का फूल और हाथ का पंजा हटा दो, तब इनका चेहरा बताओ, जनता के सामने ले जाओ, और जब चुनाव लड़ाओ उनको, तो अमूमन 3-4 हज़ार वोट आएंगे इनके। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तो कोई जीत सकता है। हनुमान बेनीवाल ने नई अलग पार्टी बनाई, अपने 3 विधायक, इस टाइम वो नागौर से सांसद हैं, खुद के आरएलपी पार्टी का, जब वो संसद में बोलते हैं तो अपनी आरएलपी पार्टी का जिक्र करते हैं, किसानों की पार्टी का जिक्र करते हैं। और उन्होंने अच्छे अच्छे नेताएं बनाए। उमेदराम बेनीवाल को उन्होंने तैयार किया, उमेदराम बेनीवाल छोड़ के चले गए। हरीश चौधरी ने 2 कार्ड खेल दिया, भाई तुम अपना बचाव कर लिया और सांसद बना दिया। 28 के लिए सियासी ज़मीन थी, तो हरीश, क्योंकि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि मेरे को 2 सांसद के टिकट मिलेंगे, एक तो खुद को मिलेगा, एक दूसरा मैं उमेदराम बेनीवाल को दिलाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले हरीश चौधरी कार्ड खेल गए। बायतू से उनको पता था कि विधानसभा चुनाव मुझे दिक्कत करेंगे, तो हनुमान बेनीवाल से भी उन्होंने कुंठा निकाल ली, उमेदराम बेनीवाल को ले जाके और सांसद बनवा दिया, इधर टिकट दे दिया, और उधर हरीश चौधरी ने अपना बचाव कर लिया 28 के लिए। एक वो रेवत राम डांगा जी हैं, खिमसर से जीत के आ गए हैं। तो ऐसे बहुत नेता हनुमान बेनीवाल ने तैयार करे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर तैयार करे जो पार्टी को छोड़ के लेंगे, लेकिन वो कमजोर नहीं है, वो हमेशा लड़ते रहेंगे। मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि मीणा समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में आने वाले समय में किसे देखते हैं? देखो, आने वाले समय में तो जनमानस का तो यही है, नरेश मीणा समाज का नेतृत्व करेंगे। और जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, अगर इस तरीके का प्यार रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेश मीणा को वो प्यार मिल रहा है, और सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, जनता का मिल रहा है। इतना प्यार मिलना बिना पद के, मेरे मीणा समाज में तो मुझे तो कोई नेता और दिख नहीं रहा। आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी के बाद अभी तो वही सम्मानीय हैं और रहेंगे। अभी तो डॉक्टर साहब का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है उनका, तो वो तो भगवान है। और उनके बाद तो नरेश मीणा ही है। नरेश मीणा के बाद किसी भी नेता में उनको चाहे हम विधायक सांसद बना सकते हैं, लेकिन विधायक सांसद के बाद वो उनको भूल जाती है जनता कि कौन नेता था, कौन क्या था। ये चीज़ नरेश मीणा के अंदर, नरेश मीणा इस समाज की बागडोर संभालेंगे आने वाले समय में। तो देखिए, पिछले कई दिनों से आम जनता के मन में नरेश मीणा को लेकर के कई तरह के सवाल थे। किरोड़ीलाल मीणा, प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा, इनके आपसी रिश्तों पर भी कई तरीके का संशय, कई तरीके के सवाल लोगों के बने हुए थे। तमाम सवालों पर मदन मोहन राजौर ने जवाब दिए हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।